हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम है सेंटर ऑफ मास। मास का सेंटर, मास का सेंटर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का सेंटर। ऐसे सिमिलर टर्म पहले तुम लोग पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ मास जैसे हम बता रहे, सेंट्रॉयड करके पढ़े होंगे, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। दे ऑल रेफर टू द सेम थिंग। सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास कैन बी अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर द इफेक्टिव वेट इज अस्यूम्ड टू एक्ट। सेंट्रॉयड क्या है? ज्योमेट्रिकली इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया। कोई एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट्रल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर। कैसे निकालते हैं? कोई ट्रायंगल है तो ऑपोजिट तीनों मीडियन जहां पर मिलेंगे वहां पर सेंट्रल होता है। नहीं कभी सुने हो कि पहली बार देख रहे हो? सुने हो ना, तो ऐसे सब जानते हैं, सभी सब छोटी छोटी चीजें। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? द पॉइंट वेयर द टोटल मास इज कंसंट्रेटेड। इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द वेट, पॉइंट वेयर द टोटल वेट इज एक्टिंग। इस पेन का वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है? मान लो कि ये कोई एक पेन है, यू वांट टू नो वेयर द वेट ऑफ दिस पेन इज एक्टिंग इफेक्टिवली। क्या हर एक हिस्सा का वेट नहीं है? हर एक हिस्सा का वेट है। एवरी स्मॉल पार्ट हैज इट्स ओन वेट, बट इफेक्टिवली आपको कहेंगे कि बताओ टोटल वेट कहाँ पे आ रहा है। हम तो पहले ही बात कर चुके हैं, कोई भी फोर्स का इफेक्ट जानने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जानना जरूरी है। वेयर द वेट एक्ट्स, इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कैसे पता करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? कैसे पता करेंगे ये पेन का? तो हमें क्या है, हमें मालूम है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर अगर दो फोर्सेस आ रहे हैं, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में होते हैं। मालूम है क्या ऐसा दो फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकता है? नो, बट व्हेन यू हैव द टू फोर्सेस अलोंग द सेम लाइन तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अगर मैं ये पेन को यहां पर कहीं एक सपोर्ट देता और ये रह गया, तो पता चला कि पेन के ऊपर कितने फोर्स है? दो। एक तो उसका वेट है, दूसरा मेरा फोर्स है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, साथ साथ दोनों सेम लाइन में आ रहे होंगे। मेरा नॉर्मल डायरेक्शन इज एक्टिंग हियर, मतलब वेट मस्ट बी एक्टिंग हियर, मतलब यहीं पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहचानना कितना आसान हो गया कि नहीं? कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है जहां पर इसको सिंगल पॉइंट सपोर्ट में रख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यूजुअली देखेंगे फॉर ए, जैसे वेट का सेंटर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास का सेंटर होता है सेंटर ऑफ मास। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म, हर जगह यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है, तो वैसा केसेस में सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? आपको होगा क्या ऐसा होता है क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर नहीं है? हाँ होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो पुलिंग फोर्स है दूर हो जाएगा तो पुल करने की एबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये पास में रहने से अर्थ इसको जितने जोर से खींच रहा होगा, इसको अगर हम 25 किलोमीटर ऊपर ले लेंगे, पुलिंग फोर्स विल बी लेस, और ऊपर जाएंगे वेट विल बी लेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ग्रेविटी जी बदल जाएगा। कहने का मतलब इफ यू मेक ए डंडा टू स्टैंड वर्टिकली, ऐसा कोई डंडा, तो आप देखोगे उसका ऊपर वाला हिस्सा का वेट कम है, नीचे वाला हिस्सा का वेट ज्यादा है, बिकॉज दे आर क्लोज टू अर्थ। आर यू गेटिंग? So that is called a non-uniform gravitational field. In a uniform gravitational field, where everywhere the value of g is same, you will see center of mass and center of gravity are same. हाँ. Sir, but हम जब support देंगे तब तो we can only find कि किस line पे वो. हाँ वही तो. तो exactly किस point पे वो बताएंगे. उसका बोलना है, आएंगे हम तुम्हारे पॉइंट में आएंगे, किस लाइन पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया, लेकिन किस पॉइंट में है कैसे पता करेंगे, ऐसे करके, है ना? ठीक है। देखो, जब हम किसी एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमारे लेवल में वी विल सी ऑल बॉडीज डन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी के बारे में देखेंगे। 3 डायमेंशनल है तो थोड़ा हमको ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा, बट ओपन आइड इंटेलिजेंट पर्सन कैन इजीली इमेजिन कि वेयर इट विल बी। एनीवे, थोड़ा हम लोग आगे आगे लिखते हैं और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा आप जो जो चीज़ें पूछ रहे हो। पहला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। क्या स्टेटमेंट ले लेंगे और हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे,
मैं बस इंट्रो में मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश किया, अब उसको डिटेल्स में मैथमेटिकली समझेंगे, हर पार्ट को लेके मैथमेटिक्स बनेगा न्यूमेरिकल। सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज द पॉइंट where total mass of a body can be assumed to be concentrated. It is a point where the total mass of the body can be assumed to be concentrated. क्या बात समझ में आया? ये वो पॉइंट है जहां पर टोटल मास कंसेंट्रेटेड है, ऐसे हम अश्यूम कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड center of mass is at the center of gravity. Center of mass is at the center of gravity. जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है, वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है। अब हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे कि हर केस में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे पता किया जाए, जियोमेट्रिकली, मैथमेटिकली, फंडामेंटली, है ना। तो ऑब्वियस है। फिर उसका यूज क्या है, सेंटर मास जान के फायदा क्या है, चलो देखते हैं। अब कोशिश करते हैं एक एक करके। पहला कोशिश हमारा कहाँ था इसका सेंटर ऑफ मास? अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं कोई बॉडी को, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ऐसे पता चल जाता है। लेकिन अगर सपोज कोई रेगुलर इवन शेप का बॉडी है, ऐसा कोई बॉडी है जैसे ये पेन बुक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा? कुछ बीच में होगा। यू अंडरस्टैंड? इट इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, है कि नहीं? हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। अच्छा, अगर ये कोई ट्रायंगल होता तो इट इज द मीडियन, नहीं, सेंट्रोइड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो पहला चीज हम याद रखेंगे, फॉर यूनिफॉर्मली distributed mass, the center of mass is at geometric center. जैसे हम कहेंगे कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, तो ऑब्वियसली यू नो for the spherical body the center of mass will be here. For a rectangular body you know the position of the center of mass, or for a triangle, चलो ये मानती है एक ट्रायंगल है, इन तीनों केस में we know how to find out the position of center of mass. पहला केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ। दूसरे केस में you have to draw draw the diagonals ड्रॉ करो। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, ये दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, हियर इज सेंटर ऑफ मास। तीसरे केस में यू ड्रॉप ओके मीडियन टू द मिड पॉइंट ऑफ द फ्रंट साइड, ऐसे ये दोनों जहां पर कट करेंगे वो हो जाएगा। तीसरा को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरा इसी पॉइंट से जाएगा, है कि नहीं? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स में ये सब क्यों हम लोग कर रहे थे। समझ में आ रहा है तब क्यों कर रहे थे? अच्छा, ये अगर रेगुलर शेप्ड बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, रेगुलर शेप है तो हमें मालूम है। मान लो इर्रेगुलर शेप का ऐसा, अब कैसे निकालेंगे? अभी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई टेल यू हाउ टू फाइंड आउट। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज लोकेटेड एट ए पॉइंट where it can be held in equilibrium by
ए सिंगल सपोर्ट, एक ही सपोर्ट देके जिस पॉइंट में कोई बॉडी को रख सकते हैं वो है सेंटर ऑफ मास। ये सारे सोच आपको समझने में काफी मदद करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज लोकेटेड एट अ पॉइंट वेयर इट कैन बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय ए सिंगल सपोर्ट। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बताया, ये पेन यहाँ पर पकड़ो तो आगे मतलब सेंटर ऑफ मास इज समझिए, है ना। अच्छा, थोड़ा देखें कि सपोज मैं आपको सिंपल केसेस देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक नॉर्मल डंडा है, नॉर्मल सा डंडा है, ऐसा देखो यूनिफॉर्म डंडा। ये हो गया दूसरा डंडा। दूसरा क्यों बना? जब ये है हमारे पास, इसी के कॉपी मार, ये हो गया दूसरा डंडा। अरे भगवान, चल मेरी माँ, ये हो गया दूसरा डंडा, ठीक है। और चलो मानते हैं कि फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये हो गया तीसरा डंडा। ये तीनों डंडे की सेंटर ऑफ मास पता करना है। पहला डंडा बस ऐसे ही डंडा। दूसरे में मान लो कि ये दिया गया है कि कोई एक इधर एक मास अटैच्ड है, ऐसा वाला एक मास अटैच्ड है, और इधर भी एक मास अटैच्ड है। देयर आर मासेस अटैच्ड ऑन इधर साइड, अटैच कर दिया गया है। अब मान लो कि ये डंडा मान लो 2 kg का है, ये डंडा भी 2 kg का है। थोड़ा आपको सोचोगे तो समझ में आएगा। मान लो ये मास 3 kg का है, ये मास 3 kg का है, और सिमिलर मासेस आर आल्सो अटैच्ड हियर। ये है और ये है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। नाउ यू मस्ट फिल द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर जगह हर चीज हम लोग मैथमेटिकली नहीं करेंगे, लोग बेवकूफ कहेंगे। नहीं, हर जगह हर चीज करने के लिए अगर मैथमेटिक्स यूज करेंगे लोग बेवकूफ कहेंगे। हम देखें काफी लोग रहते हैं, वो दे आर हैविंग देयर ओन मेथड्स। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, दे हैव देयर ओन टेक्निक्स टू यूज द टूल्स, है कि नहीं? तो ये दिया है यहाँ पर 2 kg, कौन दिया? ये 3 kg। नाउ ये जो मास है ये 2 kg। हर एक केस में यू हैव सीन द फिगर। अगर ये बॉडी को मैं पहला वाला केस में इसका सेंटर ऑफ मास जानना चाहता हूँ, हम जानते हैं इट इज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बता सकते हो हमें कौन सा पॉइंट में इसको सपोर्ट देना चाहिए कि ये इसको कहीं अगर बीच में कहीं देंगे तो शायद ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, है कि नहीं? अच्छा, दूसरे केस में कहां पर देना चाहिए? बीच में क्या रखेगा? अगेन बीच में ही होना चाहिए। फीलिंग में तो आ रहा है, कोई मैथमेटिक्स में नहीं बताया, बाद में हम लोग निकाल के भी देखेंगे बीच में आएगा, मैथमेटिकल विल फाइंड। क्योंकि जो हमें मालूम है और जो हम कर रहे हैं दोनों मैच करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा, यू स्मार्ट नाउ टेल मी, तीसरे केस में क्या ये बीच में होगा? पहले होगा कि नहीं होगा? बीच में होगा, बीच से थोड़ा सा राइट में होगा। ये ना आपको मोमेंट निकालना आता है, इट इज फ्रॉम योर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग्स। हर चीज इमेजिन कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए व्हाट इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स पढ़ाना पड़ेगा, जबकि तुम लोगों को मालूम नहीं है। टॉर्क क्या है मालूम नहीं है, फिर भी हम सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को कि ज्यादा वजन होगा तो ये इधर को गिर जाएगा, इसलिए उसके पास रखो तो नहीं गिरेगा, छोटे वाले को थोड़ा दूर रखना, ये हमारा फीलिंग में है। और वही चीज जिनके फीलिंग में नहीं आता है उनके लिए निकाल के बुक में लाते हैं, बुक में लाके पढ़ाते हैं। जो गवार कभी नहीं पढ़ा स्कूल, उसको भी काफी कुछ चीजें मालूम। जो स्कूल नहीं गया उसको पूछने से बोलेगा ही नहीं बोलेगा। जो अपना फीलिंग नहीं निकाल पाते हो क्या करेगा? उसको बुक से पढ़ाना पड़ता है, उसके बावजूद जो रटते रहता है। और टीचर बोलते हैं कि मैं जैसे बोला हूं वैसे ही नहीं लिखा तो मार काट देते। सो ये कैटेगरी की दूसरी, यू आर ऑल क्रीमी कैटेगरी। नाउ यू सी दिस 2 kg रखे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर हुआ। तो एक चीज फीलिंग में आया कि जो सेंटर ऑफ मास है किसके पास रहता है? हेवियर मास के पास कि लाइटर मास के पास? एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा, मान लो 2 पार्ट है, जिसका वेट हेवी है उसके पास रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पार्ट लाइटर है उसके दूर रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं? तो हेवियर पार्ट के पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, हेवियर मास के पास सेंटर ऑफ मास रहता है। क्या बातें समझ में आ रहा है? अगर समझ में आता है तो बताओ, सपोज आई एम गिविंग यू अनदर स्मॉल क्वेश्चन, आई होप यू इंटेलिजेंट पीपल कैन डू इट। जस्ट छोटा सा एग्जांपल, a very long uniform vertical bar
uniform bar is standing vertically. Uniform bar is standing vertically. Whose height is more? Height is more. Center of mass और center of gravity. किसका हाइट ज्यादा होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास विल बी एट द सेंटर ऑफ द मास, है ना? सेंटर ऑफ मास विल बी ऑब्वियसली एट द सेंटर ऑफ द मास, और मास का सेंटर इससे डिपेंड नहीं करता है कैसा ग्रेविटेशनल फील्ड में. लेकिन देखो कितना जल्दी तुम लोग बोलते हो, सो नाइस. अगर ये एक डंडा है भैया, इस डंडे को हम देखेंगे तो इसका निचला हिस्सा का वेट ज्यादा है कि ऊपर वाला हिस्सा का वेट ज्यादा है? क्योंकि दूर जाएंगे तो अर्थ का पुलिंग फोर्स कम हो जाता है. The weight you feel is due to the gravitational pull of earth. As you go away, you are going away from the center of earth and your pulling force is decreasing. This means ऊपर वाले पार्ट का वेट कम है, नीचे वाला पार्ट का वेट ज्यादा है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? बीच में, कहीं ऊपर के नीचे? ये सिंपल है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कहीं यहाँ पे होगा, जबकि सेंटर ऑफ मास तो मास का सेंटर है. मास हैज नथिंग टू डू विथ ग्रेविटी, है कि नहीं? तो अब क्या कहोगे आंसर में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो दी सेंटर ऑफ मास. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. अब अस्मित इसके क्वेश्चन पे आते हैं. अस्मित का वो बोल रहा था कि अगर हम किसी एक पॉइंट में कोई बॉडी को ऐसे सपोर्ट कर देते हैं तो ये बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि मेरा रिएक्शन फोर्स और वेट बोथ आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दे मस्ट बी इक्वल इन ऑपोजिट, दे मस्ट बी एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. तो इसका मतलब हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर ऑन दिस लाइन, नॉट एट दिस टचिंग पॉइंट. ये पॉइंट में है क्या? इसके अंदर है. तो पता कैसे करें उस सेम लाइन पे तो कहां पे है ना? लेट्स गो टू. चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं निकालने के लिए कि वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कितना नंबर पॉइंट गया? 4 गया. 5. अभी सोचो कि मैं आपको कोई एक बॉडी देता हूं. ये है फिजिक्स. तो फिजिक्स में फिजिक्स का यूज होना चाहिए, लेकिन गंदा है. इसको लेते ये लेते. चलो ये बॉडी है. देखो ये जो बॉडी है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, नाउ दिस बुक इज हेल्ड लाइक दिस समवेयर हियर. अब क्या है? ये बुक इक्विलिब्रियम में. क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि यहाँ से एक फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है. यू कैन कॉल इट ए थ्रेड. एक टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है. दो ही फोर्स तो है. दोनों अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन अपोजिट होगा एंड दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन. इसका मतलब यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन सीधा नीचे ड्रॉ करता हूँ, कैसे? आई टेक ए पेंडुलम, यहाँ से सस्पेंड कर देता हूँ, सीधा रहेगा. वो जो लाइन रहेगा थ्रेड का, दैट इज द वर्टिकल लाइन. और उस वर्टिकल लाइन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं है. इज नॉट इट? अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे. अगर मैं इसका पोजीशन बदल दिया, अब इसको ऐसे कर दिया, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ऑन दिस लाइन एज वेल एज दैट प्रीवियस लाइन, तो दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे देयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास. क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम एज सेंटर ऑफ मास. तो हम कहेंगे कहाँ निकाल सकते हैं? यू ड्रॉ टू वर्टिकल लाइंस फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन. ठीक है? तो लाइक सेंटर ऑफ मास is located at point of intersection. Point of intersection of center of mass is located at point of intersection of vertical lines drawn from two different points of suspension. Different points of suspension. For example, मैं कहता हूँ कि ये कोई, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको. ये कोई एक बॉडी है, ये कोई ऐसा शेप का कोई इरेगुलर बॉडी है.
और इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो फिर आप इसको क्या करोगे, फिर पहले आप इसको किसी एक पॉइंट से सस्पेंड करो। सपोज आई सस्पेंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट बाय ए थ्रेड लाइक दिस। इसका मतलब ये रेस्ट में है, का मतलब हुआ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी समवेयर अलोंग दिस लाइन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? बिकॉज वेट एंड द टेंशन आर, उठा ले बोतल अपने, उठा ले, पाव उठा ले तू। हाँ ठीक। जो चीजें यूजफुल है, जो हमें सेवा देते हैं, उनको पाँव से नहीं मारना चाहिए, है कि नहीं? पाँव से नहीं मारना चाहिए। बच्चे तो टीचर्स को ही मार लेते हैं। ये लड़का मेरे पास बैठा था प्रीवियस क्लास, 3-4 मारा किक मेरे को, बट ही नेवर फेल्ट लाइक ही इज किकिंग मी। चल बच्चा है, बट देन दिस कल्चर शुड बी गिवन बाय द पेरेंट्स। 3-4 लाख जबरदस्त मारा, छोटा छोटा नहीं। एंड ही डिडंट फील लाइक, उसको पता ही नहीं चला बच्चा है। तुम लोग बच्चे ही हो तो पढ़ रहे हो, अच्छा अलग बात है। कभी कभी छोटे छोटे तोते बहुत अच्छा बोलते कि नहीं बोलते, मीठू मीठू, वही बात है, लेकिन है छोटे। ठीक एक नहीं 3-4 बार। आई नो उसका इंटेंशन में कोई गड़बड़ नहीं है, वेरी गुड चाइल्ड, पढ़ते कल्चर। हाँ तो ये बात है, वो सब सिखाने की एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, खाली फिजिक्स का फीस बोला। इन माई स्कूल आई इंसिस्ट अपॉन ऑल दिस थिंग्स। 40% ऑन कल्चर्स और एक्टिविटीज। तुम लोग जब बड़े हो जाओ थोड़ा और 5-6 साल के बाद देखोगे व्हाट इज बीइंग ड्रॉन, सीनियर विद्यालय क्या हो रहा है। तो इसमें ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो भैया, तो इसमें 2 फोर्स एक टेंशन है और इसका एक वेट है। कहाँ है वेट मालूम नहीं है, लेकिन कहीं भी है, दैट मस्ट बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इससे पता चल रहा है कि द वेट और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन। ये तो तय है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा नीचे। सो यू डोंट नो एग्जैक्टली वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। क्या बात समझ में आया? अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा ले लेता हूँ, आई टेक इट अगेन, और फिर इसको क्या करता हूँ, थोड़ा कुछ ऐसे सस्पेंड कर सकता हूँ। कैन आई नॉट सस्पेंड इट लाइक दिस? यस। मैं इसको इस पॉइंट से फिर से सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके देखा कि ऐसे रह गया। हो सकता है कैसे भी झुला सकता हूँ इसको। जब मैं इसको ऐसे झुला दिया, अब फिर से मुझे पता चला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी समवेयर ऑन दिस लाइन, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है, मतलब नाउ आई एम श्योर इस लाइन पे है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो it can be center of mass of a body is located at point of intersection of vertical lines drawn from 2 different points of suspension। तो कितने सारे मेथड बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है जानने की, है कि नहीं? और भी मेथड है, और भी मेथड, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। ये पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना चाहते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा खाली बता देते हैं। जस्ट ब्रिंग योर फिंगर्स क्लोज। ये देखो, जहां पर दोनों फिंगर मिलेंगे वहीं पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों ऐसे हुआ वो समझ में आएगा जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। मान लो देखो, ये हेवियर पार्ट है, ये लाइटर पार्ट है, मैं दोनों उंगली को पास लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन किसी भी हाल में हेवियर पार्ट वाला उंगली मूव नहीं करेगा, ये वाला एंड मूव नहीं करेगा। देखो आई एम ब्रिंगिंग क्लोज, यही आ रहा है, दोनों को पास ला रहा हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने के बाद ही दूसरा आया। समझ में आ रहा है? कहाँ पे मिले? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देयर आर मेनी वेज टू डू, वो धीरे धीरे आप डिस्कवर करोगे व्हेन यू लर्न। ठीक है, तो बात हो गया ये। क्या ये चीजें समझ में आया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको सेंटर ऑफ मास नहीं कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम सेंटर ऑफ मास इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. बट एवरी टाइम यू आर नॉट इन द लैब टू डू ऑल दिस थिंग्स। आपको दिया गया है, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दिया गया है, बताओ कहाँ है सेंटर ऑफ मास, देन हाउ टू फाइंड। तो मैथमेटिकली भी हमें मालूम होना चाहिए वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पॉइंट नंबर 6, मैथमेटिकली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास from an axis is given by x is equal to summation of mi xi
बाय समेशन ऑफ एमआई। ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आएगा? मैं समझा नहीं समझ मतलब उतार लिया तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया बता? ये सर बोले कि बुरी आदत सिग्मा मिक्सी। ओ ये समझ में आया, सिग्मा मिक्सी। क्या सामने बताया, मिक्सी बाय मी। हे भगवान, फिर भी बोलता समझ में आया। कोई वो यूट्यूब में कोई दिखा रहा था, वो केमिस्ट्री टीचर लिख रहा है कोलेस्ट्रॉल और किसको बोला कि पढ़ने के लिए, बोला छोले तक तो ठीक दिख रहा है, भटूरा गलत है। बोला छोले तक ठीक दिख रहा है, भटूरा गलत है। कोलेस्ट्रॉल, इसको मिक्सी लिखा है इधर, लिखा है कोलेस्ट्रॉल को पढ़ने के लिए। बोला क्या लिखा है? बोला छोले तक तो ठीक दिख रहा है, ये भटूरा लिखना गलत है। अच्छा सुनो, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखेंगे, इसका मतलब है ये जो साइन है ना, इसका मतलब है सॉम, इसका मतलब है प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो सॉम है क्या है? MI XI, इसका मतलब हुआ M1 X1 plus M2 X2, remember they are all vectors, M3 X3 and so on, divided by yes M1 plus M2 plus M3, that is the total mass of the system. तो क्या है Mx? where X1 क्या है? It is displacement of center of mass of M1 from axis। अब इस चीज को समझना है। M1 X1 is displacement। देखो मैं डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं, डिस्टेंस नहीं लिखा हूं, डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं, ध्यान रखो। यहाँ पर डिस्टेंस लिख दिया था, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या आप लोग स्टेटमेंट लिख दिए? बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, और इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसमें, बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर में। आपको काफी कुछ चीजें इमेजिन करने के लिए मौका मिलेंगे और सोचने के लिए मौका मिलेंगे, जबकि समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, है ना। फाइन, तो क्या बोल रहा है, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें अभी तक क्या आता है? हमें अभी तक आता है कि कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी तरीके से कैसे निकालेंगे। सबसे आसान तरीका था वो ज्योमेट्रिक सेंटर निकालो, जो ज्योमेट्रिकली अगर वो 2 डायमेंशनल बॉडी होगा तब ना, 3 डायमेंशनल है तो 2 अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड करो, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे निकालो, कुछ करो। अभी मान लो कि कोई एक बहुत ही इर्रेगुलर शेप्ड का बॉडी है और ये ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ करके दिया गया है। पूछा गया बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? आप कहोगे कहीं निकालोगे तो बोलोगे यहाँ। यहाँ बोलने से कोई एक पॉइंट को समझाने के लिए उसका एड्रेस बताना पड़ना है, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। अब इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जानने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ेगा। तो असलियत में घूम फिर के हम लोग एक जगह के आके पहुंचे कि सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का, वो सेंटर ऑफ मास का किसी एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे अगर निकाल देंगे पता चल गया, एक्स एक्सिस से भी निकाल देंगे, वाई एक्सिस से भी निकाल देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी वाई कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, और हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट मिल गया तो लोकेशन पता चल गया उसका। तो अभी हम पूरा ताकत लगा रहे हैं समझने के लिए कि ऐसा शेप का अगर कोई बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भैया यहां से कितने दूर पे है, कोई एक लाइन से। ये लाइन से कितना दूर पे लगा निकालना आता है तो एक्स एक्सिस भी निकालना आ जाएगा। तरीका क्या कहता है? कहता है कि पहले आप इसको टुकड़े टुकड़े करो, मतलब ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मालूम है। मैं इसको एक ऐसा टुकड़ा बनाया जो कि सर्कुलर है, सपोज मैं इसको ऐसा टुकड़ा बना रहा हूं, जस्ट मिनट इसको बनाता हूं।
ये बॉडी था, इसको हमने टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करें। ये एक टुकड़ा हुआ। फिर मैं क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है, मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है तो रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पर ऐसे। सो आई जस्ट गो ऑन मेकिंग नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑन दिस। ऐसा सेगमेंट कि हर सेगमेंट का हमें सेंटर ऑफ मास मालूम है। हो सकता है नहीं, मुझे स्क्वायर का आता है, रेक्टेंगल का आता है, सर्किल का आता है, वैसे तो मुझे सेमी सर्किल का भी आता है जो 2r/π होता है। ऐसे बहुत सारी चीजों का आता है। तो अगर हमारे नोन फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर दिए, क्या हर एक पार्ट का सेंटर ऑफ मास हम पता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एवरी पार्ट हैज इट्स ओन सेंटर ऑफ मास एंड यू नो। सर कितना टुकड़ा करना है, जितना कम करोगे कैलकुलेशन उतना आसान होगा। ठीक है, अगर बहुत छोटे छोटे सर्किल करोगे तो बहुत सारे M1, M2, M3, M4 आएंगे। कोशिश करना कि मिनिमम नंबर ऑफ टुकड़ा करे और सारा एरिया निपट जाए, कोई कोना बाकी ना रहे। समझ में? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका टुकड़ा आपको दिख रहा है, कौन सा टुकड़ा? ये वाला। सपोज ये टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे, क्योंकि नॉन टुकड़े हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पे भी एक टुकड़ा दिख रहा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे एक टुकड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। चलो मानते हैं कि ये टुकड़ा का मास है M1, ये टुकड़ा का मास है M2, ये टुकड़ा का मास है M3, एंड फर्दर आई नो द displacement or position of distance of all these center of mass is from this axis। समझ में आया? सपोज ये M1 है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है सपोज, क्योंकि हम एक ऐसा शेप लिए हैं, और ये डिस्टेंस है x1। ये M2 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका यहाँ से डिस्टेंस है x2। ये M3 है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, उसका डिस्टेंस है x3। तो डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सब डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर को होगा तो पॉजिटिव आएगा, इधर को आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड को बार बार लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? M1 into x1 प्लस M2 into x2 एंड सो ऑन। सारे मासेस के लिए यही करो, डिवाइडेड बाय सारे मासेस को जोड़ दो, मतलब टोटल मास। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? मास कैसे निकालेंगे? हाँ? अरे दिया रहेगा, तुम ये तो इमेजिन, सचमुच तुम काटोगे, तुमको कोई दिया गया सेंटर मास, तुम काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, हाँ सेंटर मास पता चल गया। मास को वेट से पता कर सकते नहीं कर सकते? ये पेन का मास कितना है कैसे पता करो? थोड़ा छोटा टुकड़ा का मास। तो क्या सचमुच काट रहा है क्या? सचमुच काट देगा तो पता चला, तेरे सेंटर मास तो पता चल जाएगा, लेकिन बेचारा गया उसका। आप कैसे पता करेंगे वो भी देखेंगे। जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सिचुएशन को देख के बात कर लेंगे। ठीक है, क्या ये चीजें आपको समझ में आया? हाँ, तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हमें समझ में आया। जैसे वो उसका मन में क्वेरी है तो पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेरी लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा शेप का बॉडी है, लेट मी डू इट। हाँ हाँ, लिख नहीं पाए, लिखोगे अब क्या? ये है कोई डंडा, स्क्वायर टाइप का डंडा। अब इसमें दिया हुआ है कि ये डंडे का, इसको ले लो x एक्सिस, y एक्सिस, और चलो मानते हैं इसको ले लो x एक्सिस। आपको इस डंडे का x सेंटर ऑफ मास, ये जो प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। डाटा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये लेंथ जो है 2l है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है। खत्म कहानी। समझ में आ गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? तो उठा के लेके आओ, पिस्तौल जैसे बना तो है, तो ऐसे करके ढूंढो कहाँ लगेगा। जहाँ रहेगा वो इक्विलिब्रियम में, मतलब वही पॉइंट है जहाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा, वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ग्राफ पेपर से उठा के लाके ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर समेशन ऑफ MI XI करना है। अब रौनक पूछेगा सर मास कैसे पता करेंगे? अरे कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, चलो मानते हैं। पहले हम इसको टुकड़े टुकड़े तो करेंगे। रौनक, वो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के बच्चा,
समझ में आ रहा है क्या? टुकड़े टुकड़े कैसे टुकड़े करेंगे? जितना कम टुकड़ा करेंगे उतना आसान हो जाएगा। मान लो हम 4 टुकड़ा करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 बाई समेशन ऑफ मासेस। 3 किए तो m1 x1, 2 किए तो m1 x1 m2 x2, ऐसे करके। नहीं तो क्या करना चाहोगे? 2 या 3 टुकड़े? 2 टुकड़ा करिए। बोलोगे नहीं सर 1 टुकड़ा करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर निकालोगे कैसे? 1 ही टुकड़ा तो है, निकालेगा कम से कम तो 2-3 टुकड़ा करना पड़ेगा। लेजी लोग बोलेंगे सर 1 भी टुकड़ा मत करिए, फिर निकालिए। कैसे निकालेंगे? फिर इसको वहां से उखाड़ लाओ, ऐसे ऐसे करो। अच्छा मैं इसको टुकड़े बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मजे ले लो, ठीक है? मैं कैसा लूंगा? मैं चाहूँ तो इसको कुछ ऐसा वाला टुकड़ा ले सकता हूँ, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला एक, या फिर मैं ऐसा भी 2 टुकड़ा कर सकता हूँ, ये वाला एक ये वाला एक, अपनी मर्जी कैसे भी करो। मैं 2 टुकड़ा किया और दोनों टुकड़ा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना मुझे आता है, क्योंकि आई नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल इज वेरी जब है स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अब रौनक की दिमाग में आया कि सर मास कैसे पता करेंगे? मालूम, चलो मानते हैं कि इसका मास m है ना? मानने में क्या है? मानने में तो कुछ भी है। हम लोग जब पैदा हुए कोई हमको बता दिए हमारा तुम्हारा मम्मी है, तुम्हारा पापा है, कोई प्रूफ है? मानते कि नहीं मानते? नहीं, प्रूफ करो आप मेरे मम्मी हो, एक बार करके देखो। डीएनए? अबे डीएनए तो मिल जाता है, ऐसा नहीं कि फिंगरप्रिंट नहीं मिला, डीएनए नहीं मिलता होगा क्या किसी का किसी के साथ? तेरा डीएनए तो तेरा ग्रैंडफादर के साथ मैच करेगा। हाँ, तो मानने में कोई अंतर नहीं, मानना चाहिए। जब ज्ञान नहीं है तो मान लेना चाहिए। हाँ, भाई कौन है, बहन कौन है, छोटा भाई बहन प्रूफ करने की जरूरत है। तुम देखो ये मेरा भाई है, नहीं ठीक। अभी देखो अगर ये मास m हुआ भैया, तो ये जो है इसका मास रौनक कितना होगा? 2 है। देखा, पता है नहीं? क्योंकि इसको माने तो ये बना, मानना जरूरी है, ठीक है? इरेगुलर शेप। हाँ तो फिर से डाउट आएंगे ना बाकी। कोई भी इरेगुलर शेप को हो तो इसको ऐसे काटोगे, हर टुकड़ा का तुमको सेंटर ऑफ मास मालूम होगा, ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा इरेगुलर हुआ तो तुमको क्यों पूछेगा? बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, निकालो सेंटर ऑफ मास। बोलो क्यों निकालेंगे? तुम्हारा नौकर है क्या तेरे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे? क्या जो भी दे दिया निकालते रहेंगे? निकालो सेंटर मास कहाँ है? फेंक के मारो टीचर के ऊपर जो पूछ रहा है ऐसे, कुछ भी। अरे कोई सिमेट्री होना चाहिए। इसका भी ऐसे ही निकाल सकते, झूला झूला की इधर उधर, लेकिन हम लोग क्यों ऐसे करें? अच्छा ठीक है, अभी चलो हम कहेंगे कि ये पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है। क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या पूछा है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं m1 क्या है? इसका मास क्या है? अस्यूम किए m2 क्या है? 2m। अच्छा x1 बताएगा रौनक, बहुत पूछता है, बता व्हाट इज x1 क्या था बाय डेफिनेशन? असली चीज पे ध्यान नहीं देता है, कहां से जाएगा यार? इसके पीछे x1 क्या था? कहां डिस्टेंस लिखा है? डिस्प्लेसमेंट किसका? फिर पूरा तो देख। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ। हाँ, ये चीज को मिस मत कर जाना। m1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, m1 क्या है? वो टुकड़ा, समझ में आया? अब देखो m1 कौन है? ये जो टुकड़ा है उस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? हाँ सबको मालूम है, वो यहाँ है। अच्छा यहाँ है, तो बताओ x1 क्या है? x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर। कितना होगा? ये L और ये L/2, 3L/2 पकड़ में आ रहा है? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3L/2 और x2 ये है m2, ये m2 है तो उसका x2 कितना होगा? L/2, क्योंकि इसका सेंटर ग्रेविटी तो इसकी सेंटर में होता है, यहाँ पे होता है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। खत्म कहानी। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या हुआ? m1 x1 m2 x2। इजी है ना? यस, m1 प्लस कितना आया आंसर? 5L/6। पता नहीं हाँ करो, निकालो। और वैसे ही आप y कोऑर्डिनेट भी निकालो। सेम आ रहा है? सेम का नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। सेम ऑन यू। हाँ तो y कोऑर्डिनेट भी निकालना भैया।
सेम ही आ रहा। हाँ सर सेम ही आ ये पंखा जो है हवा कम आवाज ज्यादा देता है, इसलिए बार बार इसको बंद करता हूँ। दोनों का फेस पीछे की तरफ कैसा है? पीछे भी फेस आगे भी फेस, सेंटर ऑफ फेस निकाला पहले वाला है 5/6 और दूसरी वाली तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं ना, यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये x1 लिखे थे और y1 वगैरह की चाहिए होगा, बताओ y1 m1 के लिए y1 CL/2 CL/2 क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से डिस्टेंस इसका और m2 के लिए y2 क्योंकि ये पूरा है 2L भैया, तो ये हो जाएगा L। समझ में आया? तो क्या आया y कोऑर्डिनेट? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m1 x1, अरे नहीं y निकालने तो थोड़ा सा तमीज रखो, m1 y1 m2 y2 बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 7L/। ध्यान रखना, आप कुछ भी निकालो कोई भी एक्सिस में डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज सेम। क्यों बता? मैजिक है। अरे नहीं, सबका नीचे समेशन ऑफ mi है ना, है कि नहीं? हाँ ऐसा अच्छा मैजिक है, सबका नीचे बराबर नहीं। क्या बातें समझ में आया? सेंटर मास का जो मैं थ्योरी समझाया, ये जो समेशन ऑफ mi xi वाला, ये वाला फंडा समझ में आया? आप इसको 2 की जगह 4 टुकड़े करते तब भी बनता, वही आंसर आता, बस कैलकुलेशन लंबा होता। अच्छा अब हम लोग कितने नंबर पॉइंट तक गए थे? मैथमेटिकल पॉइंट तक, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 6 का थोड़ा सा लिखना है, क्यों पूरा क्यों नहीं लिखते? नेक्स्ट वाला ये वाला स्लाइड देखो। डायग्राम बनाने में सर आप क्या बना रहे हो? क्या बना? अरे दिखाना था तो एक सेकंड। तेरे को घुमा देता हूँ, तू ही यही कर रहा है। ठीक है, हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 7। तो इतने सारे बातें करते करते दिमाग में गलतफहमी आ गया होगा कि हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास है कि नहीं? एवरी मास हैज गॉट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ मास इज इनसाइड द मास। इसका सेंटर मास कहाँ है? अंदर है। आपका सेंटर मास कहाँ है? अंदर है, जहां पर हेवी मास है कि नहीं? जहां पर हेवी मास है। अच्छा ये बात सही है। अच्छा क्या सेंटर ऑफ मास जरूरी है कि किसी सेंटर में होगा? अभी मैं देखा था कुछ चीजें दिखाने के लिए जहां पर सेंटर ऑफ मास नहीं, यहाँ ये। अच्छा ये सीडी को जिस पॉइंट में हम इक्विलिब्रियम में रखेंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सीडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? या बीच में होल बीच में तो होल है ना? ये इट इज द इमेजिनरी पॉइंट नॉट ए रियल पॉइंट। अगर मैं इसके ऊपर एक पेपर चिपकाता हूं जिसका मास 0 है और उस पेपर को एक सपोर्ट देके इक्विलिब्रियम में रखना चाहता हूं तो कहां रखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास इज हियर। समझ में? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास विल बी विद इन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बॉडी। समझ में आया? तो ये चीज समझ में आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन the shape and size of body, shape and size of the body. It can be outside the body also, outside the boundary of body. It can be outside the boundary of body. It can be, not necessarily it will be, can be. For example के लिए center of mass of green
is at the center where there is no mass, है ना, where there is no mass, मास के बाहर है कि नहीं। कोई एक वायर है, ये वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताइए। एक वायर है, तो आपको क्या करना है, इस वायर को किसी एक पेपर के ऊपर चिपकाना है, फिर उसके नीचे ढूंढना है कहाँ रहेगा इक्विलिब्रियम में। ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या उस मास के अंदर है, बाहर है। क्या बातें समझ में आ रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि कभी कोई काम कर रहे हो रास्ते पे, मार्केट प्लेस में, तो ज्यादा झुक के मत करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा झुक के कर रहे हो, पता चला इधर से आपका सेंट्रल मास बाहर निकल गया है और कोई आया सेंट्रल मास लेके भाग गया तो पूरा मास लेके भाग गया। घर में व्हेन यू रिटर्न होम यू आर मासलेस बिकॉज द मास इज टेकन। ऐसा होता है क्या? क्या आप किसी का सेंट्रल मास चुरा सकते हो? सेंट्रल मास चुरा सकते हो? आप झुक गए, सेंट्रल मास बाहर निकल गया और कोई आया झड़क से झपक के सेंट्रल मास लेके भाग गया। पता चला मेरा सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड था, गधा मेरा पूरा मास ले लिया, ना आई एम मासलेस। ऐसा होगा क्या? नहीं हो। 5 रुपये का मास। क्या बातें समझ में आ रहा है? कैन यू ब्रिंग योर सेंट्रल मास आउट? ये बड़ा टेक्निक है। जैसे मैं बताता हूँ, जो लोग हाई जंप करते हैं, पोल वॉल्ट मारते हैं, कभी देखे हो टीवी में, मूवी में वगैरह में देखे हो, उनको क्या करना आता है, नीचे से जंप मार के ऊपर से जाना होता है। तो जैसे जोर से उछलेंगे, अपने आप को उछालेंगे, तो दे हैव टू जंप अप विद सम काइनेटिक एनर्जी, और जब हाईएस्ट पॉइंट में जाएंगे वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो पार हो जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh, थोड़ा बहुत जानते होंगे। उसमें h क्या है? अरे नहीं, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो हाइट नहीं, मान लो तुमको पूछा कि ये डंडा है, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो क्या करोगे? mgh, h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों सर? वो क्यों के लिए और आगे पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे। इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय ए फोर्स और अगेंस्ट ए फोर्स इज वर्क डन और डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना गया उसके हिसाब से ग्रेविटी के अगेंस्ट मार्क हुआ, अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी बना। खैर, पोटेंशियल एनर्जी में जो mgh वाला फॉर्मूला है, उसमें h क्या है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो आदमी यहाँ से उछलेगा और इसके ऊपर से पार करेगा। जब ऊपर से वो पार करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके जाएगा, जितना ऊपर लेने की कोशिश करेगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है उतनी जोर से उछलने की काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है। वो क्या करता है, ही क्लेवर, वो क्या करता है, अपने आप को मोड़ के कुछ ऐसा सेट का कर देता है। समझ में आ रहा है? ऐसा जब जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ गया? इधर कहीं आ गया। हो सकता है कि ये जो आदमी है ये यहाँ से ऐसे करके घूम के आ रहा है, ये ऐसे कूदा तो ऐसे, और ये ऐसे करके कूदा इधर से, समझ रहे हो, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से ही पार हो गया, इसको ऊपर जाने की नहीं पड़ा, इतनी ऊपर से ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस आ गया। तो कम एनर्जी चाहिए कि नहीं? पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बाहर के ऊपर नहीं लेता है, नीचे से पार करवा देता है, क्योंकि जितना कम हाइट रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उतनी ज्यादा रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, जितने ज्यादा रहेगा उतना कम रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतना कम जोर से कूदना होगा, काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए। समझ लो? इसलिए जंप करते वक्त मान लो कि आदमी है, वो क्या करेगा, ऐसे नहीं कूदेगा बेवकूफ की तरह, खुद को क्या करेगा, ऐसे कर देगा, करके ऐसे निकल जाएगा, तो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे से पार हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तुम लोग कभी मत करना, बाई चांस पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके साथ फंस गया, तुम नीचे गिर गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अरे रह गया मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा होगा क्या? हो सकता है जंप किया, पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ फंस गया, तुम गिर गया नीचे। अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इमेजिनरी पॉइंट, ये मत सोचो कि सचमुच कुछ है। नहीं, इमेजिन करें क्या, लोग डर जाते हैं। अरे यार, अच्छा बताओ, लोकेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास हियर ऑन अर्थ एंड ऑन मून इज सेम और डिफरेंट? बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, है कि नहीं? मून पे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिपेंड करता है, मून का ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर है, दोनों जगह यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मास की सेंटर में होगा। मैं तो बताया, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर दी सेम पॉइंट। क्या ये सारा जो पॉइंट में बताया तुम लोग को सचमुच समझ में आ रहा है? हाँ, अरे ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ना,
हमें समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब जो भी पॉइंट पे लिखवा रहा हूँ सारा आपकी आंसर को ही लिख रहा हूँ, यू न्यू एवरीथिंग, मैं जिसको अभी कंपाइल कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि तुम लोग बता दिए हेवियर मास के पास रहेगा सेंटर मास, तुम लोग मालूम था ना। अभी निकाल के देखो तो, जैसे अभी अगर निकाल के देखेंगे फर्स्ट चेकअप एग्जाम्पल, तुम लोग थोड़ी देर पहले ना बताया ना कि हेवियर मास के पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बताइए नहीं बताया, ऐसा कुछ ही देखो। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये है एक मास, ये है डंडा और ये दूसरा मास, ठीक है। और ये मास कितना था बताओ, ये 2 kg था शायद, और ये 3 kg था, और ये 2 kg था। इसका लेंथ कितना है मालूम नहीं है, चलो अस्यूम द लेंथ इज समथिंग लाइक L। और मुझे पता करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम हियर। हियर मतलब कहाँ से, चलो मानते हैं कि ये एल की जगह कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ये है दे दिया समथिंग लाइक 4 मीटर, और दिया है ये डिस्टेंस कितना है, ये भी समथिंग लाइक 4 मीटर। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपके पास 3 ठो मास है, ये हुआ M1, ये दूसरा वाला बीच वाला डंडा M2, ये M3। तो आपको हो गए M1 के लिए, M1 कितना है 2 kg, उसके लिए X1 कितना है रोनक, X1 क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम द एक्सिस। M1 ये है, उसका सेंटर मास यहाँ है, वहां से इसका डिस्टेंस कितना है 4 मीटर। M2 डंडा है, ये डंडा है भैया, क्या मास का है 2 kg नहीं, और उसका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास X2 कितना है, ये 4 है, और इसका बीच में होगा तो ये 2 हो गया, तो हो गया 6 मीटर। M3 कितना है 3 kg, क्या आप X3 बता सकते हो, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं, इट इज M1 X1, सीधे लिखता हूँ 2 × 4 प्लस M2 X2 2 × 6 प्लस 3 × 8 बाय नीचे क्या है 2 + 3 कितना हुआ ये 44 44/7 is something like 76 upon 2/7। हाँ ठीक है 2 पाई, you understand, it is 6 upon 2/7। अभी ये जो 6 है मतलब क्या, ये 4 है तो 6 कहाँ होगा, यहाँ तक होगा आधे, ये 6 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद और भी कुछ है, कितना है +2/7 है कि नहीं, इसके साथ क्या है +2/7, मतलब थोड़ा सा और भी इधर को है। सो डोंट यू फील कि जो आप बता रहे थे कि सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टुवर्ड्स द हेवियर मास, वो आपकी बात सही निकल के आ रहा है। बस वही बताने के लिए मैं बोला था, इंसान इतना चालाक है वो फील कर सकता है चीजों को। हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कोई एक मास को इतनी एंगल में फेंकोगे, इतनी जोर से फेंकोगे तो इतनी दूर पे गिरेगा, ऐसे करके, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मेरे को कोई चीज फेंकना है और आपको क्या करना है, मैं ये सब करता हूँ। सोचो ह्यूमन ब्रेन इज सो पावरफुल। अभी पढ़ते हैं आप लोग बेवकूफ की तरह, समझ में आया? मेरे को एक चीज फेंकना है और आपको क्या करना है, क्या मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर पढ़ के आना चाहिए। ह्यूमन न्यूरॉन्स आर दैट पावरफुल, वो ट्रेंड हो गए। छोटा बच्चा नहीं सकेगा, छोटे बच्चे को बोलोगे बॉल फेंको, वो फेंकेगा आपकी तरफ, इंटेंशनली बॉल जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि उसका ब्रेन जो न्यूरॉन से वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। न्यूरल, इसको कहते हैं न्यूरल ट्रेनिंग। आजकल तो बहुत चल रहा है ANN थ्योरी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। कोई एक कंप्यूटर ब्रेन बनाओ। मेरा पहला PhD वर्क उसमें था। कब में हम लोग कर चुके हैं, कब का 2095 का मैं कर चुका हूँ, 1995 में, जब तुम लोग 1995 तब तुम लोग मतलब पैदा किया, तुम लोग का उम्र तब 70-80 साल का होगा, उसके बाद मरे होगे, पैदा हुए होगे। तो 19 उसमें क्या है कि कोई एक न्यूरल बनाओ, मान लो 2 लेयर 3 लेयर नेटवर्क बनाए, जबरदस्ती उसको इनपुट दो और बताओ कि आउटपुट है, इनपुट दो ये आउटपुट है, फिर वो ट्रेन हो जाएगा। कुछ भी इनपुट दो आउटपुट देगा, समझ में आ रहा है? कोई लॉजिक, कोई इसको कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ द न्यूरल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं उसको है। तो आपका न्यूरल्स आर रनिंग मस्त। तो पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कमिंग क्लोज। ये तो मैं समझाने के लिए बोला था, समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में कर दिया हो गया। पॉइंट नंबर 8 में अब समझने वाली चीज है, ये पेन को मैं ऐसे पकड़ा तो ये इक्विलिब्रियम में है ना।
इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब यहाँ पे है, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर एक 5 रुपया वाला कॉइन रखता हूँ, एक कॉइन यहाँ पे रख दिया, क्या फिर भी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो मुझे उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ सपोर्ट को कॉइन की तरफ लाना पड़ेगा कि कॉइन से दूर लेना पड़ेगा? कॉइन की तरफ लाना पड़ेगा। वो समझ में आ रहा है आपको? मतलब बाय एडिंग ए मास टू दिस सिस्टम, सेंटर मास इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द एडेड मास। जब भी कोई सिस्टम में नया मास ऐड हो जाता है, सेंटर मास पहले जहां था वहां से धीरे से वो नए मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक टुकड़ा काट के निकाल देता हूँ, आई कॉट इट फ्रॉम हियर, और ये टुकड़ा निकाल दिया, क्या ये रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा इधर। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ सपोर्ट को थोड़ा दूर लेना पड़ेगा। तो कोई सिस्टम में मास ऐड करो या रिमूव करो तो इसका सेंटर मास का पोजीशन बदलता है। सेंटर मास का पोजीशन 3 कारण से बदल सकता है। एक तो हुआ कोई मास ऐड कर दिया या फिर मास निकाल दिया। दूसरा हुआ अगर सारे जो मासेस है वो इंडिविजुअली चल रहे हैं, तो मान लो 5 लोग चींटी बैठे हैं, आप सेंटर मास निकाले, फिर उसके बाद वो लोग चलने लगे, तो सेंटर मास बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदल सकता है। ठीक, तो वही सब पढ़ना है हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ के में, वही सब पढ़ना है कि हाउ द सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग। एंटायर फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट दैट। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो क्या बोले, व्हेनेवर any mass is added to a system, बेवकूफ को बुलाया वो एसी को ठीक करने के लिए, वो एसी आवाज कर रहा है। एसी को लगाने से ठंडा तो लग रहा है लेकिन आवाज कर रहा है। हाँ, whenever any mass is added to a system of masses, the center of mass of the system shifts towards the added mass. added mass काफी जगह हमें ये निकालने में मदद मिलेगा। समझ में आया? Similarly, when any mass is removed from a system, the center of mass moves away from the removed mass. क्या बात समझ में आया? जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैं पूछूंगा कि ये मान लो कि ये कोई एक स्क्वायर है, ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसके अंदर हुआ यूं है कि एक स्क्वायर को रखा गया था। दिस इज ए स्क्वायर सेंटर्ड एट ओरिजिन। स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन पे है। दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब अगर ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में मैं क्या करता हूं, आई क्रिएट ए होल है, यहाँ पे मैं होल बना दिया। ठीक है, नाउ लुक एट दिस स्क्वायर, स्क्वायर विथ ए होल। ठीक है, ना बताओ इसमें, इस केस में भैया बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर विथ ए होल इज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 1 2 3 4। क्योंकि होल नहीं होता तो इस बीच में होता। होल कर दिए, सेंटर मास विल शिफ्ट अवे फ्रॉम दी रिमूव्ड मास। सेंटर मास इधर को भागेगा तो कहां पे होगा? कुछ यहाँ पे होगा। समझ में आना चाहिए, ऐसे समझ में। अब कहां पे होगा एग्जैक्टली वो भी निकालेंगे। मान लो कि स्क्वायर है साइड लेंथ 1 का और ये सर्कल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर। बताओ कहाँ है? एग्जैक्ट लोकेशन भी निकालेंगे लेकिन थोड़ा बहुत इमेजिनेशन भी होना जरूरी। तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट विल बी सेम। अभी अगर यहाँ पर होल होने की बजाय इस प्लेट के ऊपर एक 1 रुपये वाला कॉइन रख देते तो सेंटर मास कहाँ होता? समझ में आ रहा है क्या ये बात? तो ये बात समझ में आया, जिसको हम लोग ऐसे भी समझे थे प्रीवियस क्लास, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, जब हम समझ रहे थे कि 2 स्फीयर को हमने एक डंडे से ज्वाइन कर दिया है
अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये भी आप समझ सकते हो। आप जानते हो कि ये उसका मिड पॉइंट है और आप जानते हो कि अगर ये दोनों मास बराबर होते तो ये बीच में होता, ये मास थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मान लो कि पहले दोनों बराबर साइज के थे, ये बीच में था, अब इसमें एक्स्ट्रा मास रख दिए तो ये क्या होगा थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा इधर को। समझ में आ गया? इट शिफ्ट टुवर्ड्स द एडेड मास। क्या बातें समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर बहुत सारे वेराइटी के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का आधा थ्योरी खत्म हुआ, 50%, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हाउ द सेंटर ऑफ मास मूव्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ रहे हो? उसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो सब। वो नहीं कि हम गाड़ी में खड़े हैं और पता चला गाड़ी चलने लगा, हम पीछे की तरफ गिर गए। क्यों गिर गए? न्यूटन बोले थे। अगर बाई चांस न्यूटन बोले होते कि गाड़ी चलने से तुम आगे की तरफ गिरोगे तो तुम आगे की तरफ ही गिरते। न्यूटन के चलते तुम गिर रहे हो क्या? हाँ, तो बात हुई है, सोच में गड़बड़। न्यूटन नहीं बोले थे कि तुम गाड़ी चलने, याद रखना, देखो गाड़ी जब आगे जाएगा चलना तो पीछे की तरफ गिरना है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा होता है क्या? अरे हम गिरते हैं देख के न्यूटन बोले कि न्यूटन बोले उसके बाद गिरे, कोई गिरा हुआ क्या बोला? समझ में आया? ठीक है, हम लोग आगे करेंगे अगली क्लास। आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर में। विल सी इट अगेन नेक्स्ट क्लास। और 10:45 फिर मिलेंगे अगले क्लास। सुमिली क्लास में नहीं आए हो, वीडियो को देख के आना। जय हिंद।